हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकाई 6 जिसका नाम है निर्भरता सिद्धांत। इकाई 6 से पहले की जो इकाइयाँ हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस पूरी प्लेलिस्ट आपको जो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप उन्हें भी जाकर देखिए। PSC 134 ये आपकी बुक है। इसका कल आपका एग्ज़ाम है इवनिंग में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्भरता सिद्धांत के विभिन्न संस्करण। उसके बाद हम पढ़ेंगे निर्भरता सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं और आलोचना हम पढ़ेंगे। चलिए हम थोड़ा सा प्रस्तावना देख लेते हैं। 1950 के दशक के दौरान लैटिन अमेरिका में निर्भरता सिद्धांत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के उदारवादी सिद्धांतों के आलोचक के रूप में उभरा। तो 1950 के दशक में लैटिन अमेरिका में जो निर्भरता का सिद्धांत है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के उदारवादी सिद्धांतों के आलोचक के रूप में उभरा। तो निर्भरता जो सिद्धांत है उन्होंने इन तीनों सिद्धांतों की आलोचना की। बाहरी प्रभाव के कारण राष्ट्र राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन की व्याख्या के रूप में निर्भरता सिद्धांत को परिभाषित किया जा सकता है। थियोटोनियो डोस सैंटोस निर्भरता सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में से एक थे। तो इनके समर्थक थे थियोटोनियो डोस सैंटोस। वे इसे एक ऐतिहासिक स्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं जो कुछ देशों के पक्ष में विश्व अर्थव्यवस्था की संरचना को आकार देता है जिससे दूसरों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निर्भरता एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार से अनुकूलित होती है। तो निर्भरता एक ऐसी स्थिति है, निर्भरता सिद्धांत में क्या होता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था जो है वो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार से अनुकूलित होती है। निर्भरता सिद्धांत वैश्विक दक्षिण में देशों के लगातार आर्थिक पिछड़ेपन और अविकसितता के कारणों को समझने और समझाने का प्रयास करता है और इस समस्या को हल करने की सुझाव देता है। तो निर्भरता सिद्धांत से हम दक्षिण जो देश हैं उनके आर्थिक पिछड़ेपन और अविकसितता को हम समझ सकते हैं निर्भरता सिद्धांत के माध्यम से। निर्भरता सिद्धांत के विभिन्न संस्करण आए हैं तो देख लेते हैं। निर्भरता एकल एक गृहित सिद्धांत नहीं है बल्कि यह कुछ देश या क्षेत्रों में जारी आर्थिक निर्भरता और अविकसितता का अध्ययन करने के लिए सिद्धांतों और रूपरेखाओं का एक समूह है और इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और विदेश पर प्रभाव की समझ है। निर्भरता सिद्धांत को विद्वानों को कई शिविरों में विभाजित किया गया है। इसमें राउल प्रेबिस द्वारा मध्यम संस्करण का प्रतिनिधित्व किया गया है। अतिवादी या मार्क्सवादी लेनिनवादी संस्करण आंद्रे गोंडर फ्रैंक द्वारा प्रचारित है और एक अधिक व्यापक विश्व सिस्टम सिद्धांत इमैनुअल वालस्टीन द्वारा निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर वह विभिन्न राजनीतिज्ञ दिए गए हैं, विभिन्न दार्शनिक दिए गए हैं जिन्होंने निर्भरता सिद्धांत को बताया है। मध्यम संस्करण हम देख लेते हैं। राउस प्रबीस के कार्यों ने निर्भरता सिद्धांत को उत्तम करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। तो राउल प्रबीस जो है उन्होंने मध्यम संस्करण निर्भरता सिद्धांत के मध्यम संस्करण को दिया है। राउल प्रबीस अर्जेंटीना के अर्थशास्त्री थे और अपने कार्य के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। अर्जेंटीना सेंट्रल बैंक के महानिदेशक, लैटिन अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के प्रमुख और व्यापार संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन विकास के सचिव। तो जब राहुल प्रबीस हैं ये काफ़ी बड़े व्यक्ति हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। अर्जेंटीना सेंट्रल बैंक के महानिदेशक रह चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के प्रमुख और व्यापार और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन विकास के सचिव भी रह चुके हैं। सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रबीस ने एक जमीनी अध्ययन किया जिसका शीर्षक था द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका एंड इट्स प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स। इन्होंने अपना एक अध्ययन किया जिसका नाम है द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका एंड इट्स प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स। जो लैटिन अमेरिकी देशों के आर्थिक पिछड़ेपन की जांच थी, आप इसके नाम से ही देख सकते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया, अमेरिकी देशों में आर्थिक पिछड़ेपन की जांच की गई। क्यों अमेरिकी देश जो है, लैटिन अमेरिकी देश पिछड़े हुए क्यों हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई क्यों है, यह अध्ययन किया जिसमें राहुल प्रबीस ने। तो राहुल प्रदीप के अनुसार यह विकसित देशों के साथ व्यापार की प्रतिकूल शर्तें हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से लैटिन अमेरिकी देशों की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया है। तो उन्हें इसका एक कारण बताया कि जो विकसित देश हैं उनके साथ व्यापार की प्रतिकूल शर्तें हैं जिसके कारण देशों में आर्थिक पिछड़ापन आया है। जो कि किसी देश की निर्यात कीमतों और उसकी आयात कीमतों के बीच का अनुपात है, जबकि लैटिन अमेरिकी देश प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादक हैं। एक औद्योगिक रूप से उन्हें देशों में निर्यात करते हैं। इन प्राथमिक वस्तुओं को संसाधित और औद्योगिक रूप से उन्हें देशों में तैयार उत्पादन बदल दिया जाता है। ये तैयार उत्पाद लैटिन अमेरिकी क्षेत्र सहित विकासशील देशों में निर्यात किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में देश अपने प्राथमिक वस्तुओं को सस्ते दामों पर निर्यात करते हैं और तैयार उत्पादों को उच्च कीमतों पर आयात करते हैं और इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हंस वोल्फगैंग सिंगर के साथ किए गए अपने अनुभवजन्य अध्ययन के आधार पर प्रबीस सिंगर की सत्य में व्यापार की पीएसटी निर्धार किया। पीएसटी का सुझाव है कि तैयार उत्पादों के साथ बढ़ते व्यापार घाटे के कारण प्राथमिक वस्तुओं के उत्पाद अर्थव्यवस्था दिन पर दिन गिर रही है। दूसरे शब्दों में प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादकों और तैयार उत्पादों के उत्पादकों के बीच आर्थिक अंतर उनके बढ़ते आर्थिक संबंधों के साथ मिलकर बढ़ता है। इस प्रकार प्रबीस सिंगर की शर्त व्यापार की निर्भरता सिद्धांत के लिए नहीं रखी गई है। तो इस प्रकार इसमें शर्त क्या है, जो देश जो पिछड़े
जो कीमतें हैं वो काफ़ी कम लगाई जाती हैं विकसित देशों के द्वारा, तो इस कारण उनका जो है व्यापार घाटा बढ़ता जाता है और इस प्रकार जो है उनकी देश जो हैं वो पिछड़े हुए हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है। और ये विशेष करके इसको लेकर कहा गया है, लैटिन अमेरिकी देशों की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा गया है। ये जो अध्ययन है ये किसने किया? राहुल परबीस जी ने किया है। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है। जो ये निर्भरता सिद्धांत का मध्यम संस्करण है, राहुल परबीस के द्वारा दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं अतिवादी सिद्धांत पर। अतिवादी निर्भरता सिद्धांत मार्क्सवाद और लेनिन की साम्राज्यवाद की समझ पर बनाया गया है। आंद्रे गोंडर, फ्रैंक, जेम्स कोक्रॉफ्ट और डैल जॉनसन को अतिवादी निर्भरता सिद्धांतवादी माना जाता है। तो अतिवादी निर्भरता सिद्धांत जो है मार्क्सवाद और लेनिन की साम्राज्यवाद की समझ पर बनाया गया। तो ये जो अतिवादी निर्भरता सिद्धांत है वो मार्क्सवाद और लेनिन की साम्राज्यवादी की समझ पर बना है। और इसमें आंद्रे गोंडर, फ्रैंक जैसे डैल जॉनसन जो है अतिवादी निर्भरता सिद्धांतवादी हैं। अतिवादी निर्भरता सिद्धांतकारों का तर्क है कि निर्भरता संबंध के पीछे मकसद वैश्विक पूंजीवाद है। तो निर्भरता सिद्धांत के पीछे जो मकसद है वो वैश्विक पूंजीवाद है, ये कहना है अतिवादी सिद्धांतकारों का। विकसित देश विकासशील देशों में अपने तैयार उत्पादों के लिए बाजार तलाशते हैं, ये सही बात है। जैसे सभी जो पश्चिम के देश हैं वो भारत को एक बड़े बाजार की तरह देखते हैं। इसके अलावा विकसित देश भी विकासशील देशों को निवेश के लिए गंतव्य मानते हैं, और ये भी सही बात है। हम अपने अमेरिका और जैसे और भी पश्चिम देश हैं उनको जो है निवेश के लिए हम उनको बुलाते हैं कि वो आएँ, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आएँ और हमारे देश में निवेश करें। तो विकासशील देश विकसित देशों से पूंजी उधार लेते हैं तो ऋण चुकाने से उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने ऋण दिया हुआ है 55 लाख करोड़ का भारत पर ऋण था 2014 से पहले, और अभी भारत पर जो ऋण है विदेशी ऋण वो 85 लाख करोड़ रुपए का है। अतिवादी निर्भरता सिद्धांतकारों का मानना है कि वैश्विक दक्षिण में देशों के अविकसितता एक ऐतिहासिक उत्पाद है। अतिवादी निर्भरता सिद्धांतकारों का मानना है कि वैश्विक दक्षिण में जो अविकसितता है वो एक ऐतिहासिक उत्पाद है, मतलब इतिहास से उत्पन्न हुआ है। यह अविकसितता अविकसित अवस्था से भिन्न होती है। अविकसित विकास की कमी की स्थिति है, अविकसितता दूसरे देश द्वारा शोषण की परिणति है। तो यहाँ पर अविकसितता और अविकसित में अंतर दर्शाया गया है। अविकसित का मतलब है कि विकास की कमी, और अविकसितता है कि दूसरे देश द्वारा शोषण की परिणति। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा उपनिवेशवाद, शोषण और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पुनर्गठन की कॉलोनियों के केंद्र ने पूर्व कॉलोनियों को परिधियां और उनके पूर्व स्वामी को केंद्र या कोर में बदल दिया है। नतीजन परिधि में देशों को पूंजी, प्रौद्योगिकी और तैयार माल के लिए मूल पर निर्भर होना पड़ता है। दूसरे शब्दों में उपनिवेश की सदियों ने विकासशील देशों को प्राथमिक वस्तुओं, सस्ते श्रम और पूंजी, प्रौद्योगिकी और तैयार माल के भंडार में बदल दिया है। तो इस प्रकार जो उपनिवेशवाद सदियों से चला रहा था उसने विकासशील देशों को सिर्फ इस लायक बना दिया है कि वहाँ से प्राथमिक वस्तुएं मिल पाएँ, वहाँ से सस्ता श्रम मिल पाए, और तैयार माल के भंडार के रूप में बदल दिया है। मतलब जो वहाँ से प्राथमिक वस्तुएं खरीदते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, सस्ते श्रम का प्रयोग करते हैं वहाँ से, और उस वहाँ पर जो है अपना तैयार माल के भंडार भर देते हैं और वहाँ अपना तैयार माल बेचते हैं। अतिवादी निर्भरता सिद्धांतकारों का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा लागू श्रम का कठोर अंतर्राष्ट्रीय विभाजन दुनिया के कुछ हिस्सों में अविकसितता के लिए जिम्मेदार है। यहाँ परिधि राज्यों को प्राथमिक वस्तुओं की आपूर्ति का काम सौंपा जाता है। तो जो विकसित देश हैं उनको प्राथमिक वस्तुओं की आपूर्ति का काम सौंपा जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि परिधि राज्यों को क्या आपूर्ति करनी है और उन्हें पूंजी और प्रौद्योगिकी के रूप में क्या प्राप्त करना है, इसका निर्धारण कोर के आर्थिक हितों से होता है। तो यह बार दर्शाया गया है कि परिधि देश हैं उनको क्या किस प्रकार की प्राथमिक वस्तुएं जो है निर्यात करनी है और कितनी मात्रा में निर्यात करनी है और उसके बदले उन्हें क्या मिलेगा, ये सब निर्धारित होता है जो विकसित देश हैं उनके आर्थिक हितों को देखकर। यहाँ परिधि राज्यों के पास उनके विकास से संबंधित मामलों पर कोई कथन या नियंत्रण नहीं है। ऐसी हालात में कोर और परिधि राज्यों में सरकारें पूंजीपतियों के हितों को संतुष्ट करने की कोशिश करती हैं। मैं यहाँ पर बता दूँ कोर देश यहाँ पर जो है संबंधित है विकसित देशों से, और परिधि देश हैं विकासशील देश। कोर और परिधि पर पूंजीपति वर्ग का यह नियंत्रण पूंजीवादी या साम्राज्यवाद के उच्चतम चरण की विशेषता है। इस प्रक्रिया में परिधि वाले देश भी संप्रभुता के नुकसान का अनुभव करते हैं, और क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति कोर के पास है, कच्चे माल के निर्माता कोर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक संलग्न बन जाते हैं। लैटिन अमेरिका में वास्तविक राष्ट्रीय पूंजीवाद नहीं है, बल्कि यह एक पूंजीवाद है जो निर्भर है। यह निर्भर पूंजीवाद
मुख्य अर्थव्यवस्था में की गई प्रक्रिया और निर्णयों का परिणाम है। अतिवादी निर्बल सिद्धांतकारों का तरह है कि वैश्विक दक्षिण में देश विकास के लिए पश्चिमी मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते। उपनिवेशवाद के लंबे इतिहास और उपनिवेशों ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के पुनर्गठन ने कोर और परिधि राज्यों के बीच संबंधों का एक विषम ढांचा तैयार किया है। इसने तैयार उत्पादों के उत्पादकों और परिधि राज्यों को प्राथमिक वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में मूल बना दिया है। तो इस प्रकार वर्षों से चली आ रही उपनिवेशवाद की नीति ने विकासशील देशों को सिर्फ प्राथमिक वस्तुओं की आपूर्तिकर्ता के रूप प्राथमिक वस्तुओं का आपूर्तिकर्ता बना दिया है। इसके अलावा व्यापार की शर्तें परिधि की कीमत पर कोर के पक्ष में हैं। तो इस प्रकार जो परिधि की कीमत पर व्यापार की जो शर्तें हैं वो परिधि की कीमत पर कोर के पक्ष में है, तो विकासशील देशों की कीमत पर और विकसित देशों के पक्ष में है, जो कोर और परिधि राज्यों के बीच असमानताओं को और अधिक चौड़ा करता है। कट्टरपंथी निर्भरता सिद्धांतकारों का मानना है कि प्राथमिक वस्तुओं और तैयार उत्पादों के बीच आदान प्रदान के रूप में सरासर शोषण केवल विकासशील देशों की कमजोर स्थिति को खराब करेगा। दूसरे शब्दों में यह असमान विनिमय विकसितता के विकास को आगे बढ़ाता है। फ्रैंक जैसे अतिवादी निर्भरता सिद्धांतकारों के अनुसार अविकसितता विकसित देशों के शोषण द्वारा बनाई गई स्थिति है। इसके लिए एक सामाजिक क्रांति शोषणकारी और आश्रित शिष्टशील होने का एकमात्र तरीका है। एक और सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत। इसे भी थोड़ा देख लेते हैं। इमैनुअल वालस्टीन द्वारा प्रस्तावित विश्व व्यवस्था सिद्धांत निर्बल सिद्धांत का व्यापक संस्करण है। तो विश्व व्यवस्था सिद्धांत जो है इमैनुअल वालस्टीन द्वारा दिया गया है। उदारवादी और अतिवादी निर्भरता सिद्धांतकारों के विरुद्ध जो कोर और परिधि के बीच आर्थिक संबंधों के लिए अपने अध्ययन को सीमित करते हैं, विश्व व्यवस्था सिद्धांत एक व्यापक भौगोलिक ढांचे पर केंद्रित है। तो जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है वो उनसे किस प्रकार अलग है पिछले दो सिद्धांतों से? ये एक व्यापक भौगोलिक ढांचे पर आधारित है। साम्राज्यवाद की लेनिन की समझ द्वारा विश्व व्यवस्था सिद्धांत यह मानता है कि आज के रूप में दुनिया को केवल वैश्विक पूंजीवाद के विकास के स्तंभ में समझा जा सकता है, क्योंकि आज केवल एक विश्व व्यवस्था है जो कि एक पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था है। यूरोप में लंबी 16वीं शताब्दी के दौरान उभरा। वालस्टीन के अनुसार इस पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए बाजार के लिए उत्पादन और कोर और परिधीय राज्यों के बीच असमान विनिमय संबंधों की विशेषता है। इसके अलावा इस वैश्विक पूंजी ने एक पदानुक्रमित संरचना उत्पन्न की है जो इस विश्व अर्थव्यवस्था के भीतर प्रत्येक राज्य की स्थिति निर्धारित करती है। इस श्रेणीबद्ध संरचना और बाजार तंत्र के माध्यम से कोर परिधि का शोषण करता है। तो ये था इमैनुअल वालस्टीन का विश्व व्यवस्था सिद्धांत। अब हम आगे चलते हैं निर्भरता सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाओं पर। ऐतिहासिक प्रक्रिया के परिणाम के रूप में निर्भरता एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। उपनिवेशवाद और वर्षों की सदियों से औपनिवेशिक और प्रमुख पूंजीवादी शक्तियों ने उपनिवेशों और अविकसित क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक संस्थानों का पुनर्गठन किया और पूंजीवाद की आवश्यकता के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था में संसाधन आपूर्तिकर्ता के रूप में इन देशों और क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत किया। नतीजन उपनिवेशवाद और अन्य अविकसित क्षेत्र औपनिवेशिक और प्रमुख पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा निर्मित तैयार माल के लिए प्राथमिक वस्तुओं और बाजारों के आपूर्तिकर्ता बन गए। निर्भरता सिद्धांतकारों का तर्क है कि औपचारिक उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद भी विश्व अर्थव्यवस्था की संरचना बिना किसी बदलाव के बनी हुई है। पूर्व उपनिवेशवाद और अन्य संसाधन उत्पादक क्षेत्र वैश्विक पूंजीवाद की परिधि में बने हुए हैं, जिसका केंद्र या कोर या यूरोप में सदियों तक रहा और उसे पिछले 100 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका स्थानांतरित हो गया है। तो ये विशेषकर जो निर्भरता सिद्धांत है वो एक बड़ी ऐतिहासिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ जिसे उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की नीति के अनुसार बढ़ाया गया है। कोर परिधि, अर्ध परिधि और परिक्षेत्र अर्थव्यवस्था। ये समझते हैं कोर परिधि और परिधि क्या है। निर्भरता सिद्धांतवादी अर्थव्यवस्थाओं को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात कोर और परिधि। मुख्य अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक उत्तर में विकसित देश हैं जैसे यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में। उन्नत प्रौद्योगिकी और उद्योगों की विशेषता है जो शक्तिशाली राज्य सरकारों, एक मजबूत मध्यम वर्ग और एक बड़े श्रमिक वर्ग द्वारा समर्थित हैं। तो जो कोर देश हैं वो उत्तर में स्थित हैं। उत्तर में तो यूरोप हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। इन देशों की विशेषताएँ हैं, उच्च प्रौद्योगिकी है, उद्योग हैं, इसमें शक्तिशाली राज्य सरकारें हैं, एक मजबूत मध्यम वर्ग है और एक बड़े श्रमिक वर्ग द्वारा समर्थित हैं। कोर के अलावा वैश्विक केंद्र में औद्योगिक रूप से विकसित देशों को दर्शाने के लिए केंद्र और महानगरीय जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। कोर के अलावा इन देशों को दर्शाने के लिए केंद्र और महानगरीय जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। और परिधि और पिछलग्गु जैसे शब्दों को वैश्विक दक्षिण में विकासशील और कम से कम विकसित देशों और परिधि देश किन के लिए प्रयोग किया गया? वैश्विक दक्षिण में जो देश हैं
वो देश विकासशील हैं और कम से कम विकसित हैं। इनमें आता है अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका, जो प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन पर निर्भर हैं, जो सिर्फ प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इन देशों में कमजोर राज्य हैं, एक छोटे मध्यम वर्ग है, इन पे बड़ी संख्या में कम कौशल और कृषि श्रमिकों के साथ चित्रित किया जाता है। कोर और पीढ़ी के अलावा व्यापक श्रेणियां दो चरम ध्रुवों का पता लगाती हैं। इमानुअल वालस्टीन अपनी आर्थिक स्थिति के स्तंभ में एक मध्यमवर्ती स्थिति यानी अर्ध परिधि सेट करता है। अर्ध परिधीय राज्य हैं भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं, जो आधुनिक उद्योगों, शहरों और बड़े किसानों जैसी विशेषताओं के कारण है। ये राज्य कम लाभदायक परिधीय प्रकार की आर्थिक गतिविधि से अधिक लाभदायक कोर प्रकार वाले लोगों की ओर बदलाव देख रहे हैं। तो जिन राज्यों में बदलाव हो रहा है वो उसमें भारत, चीन हो गया, ब्राज़ील हो गया, और इन्हें जो है हम अर्ध परिधीय कह सकते हैं। निर्भरता सिद्धांतकार परिधि के भीतर एक क्षेत्र के रूप में परिधीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हैं, जिसमें विदेशी पूंजियों, कच्चे माल जैसे खनिज तेल, वृक्षारोपण आदि को निकालने के लिए निवेश किया जाता है। हालांकि इससे कुछ लोगों को रोजगार मिलता है, परंतु यह परिधि की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं करता। इसके प्राकृतिक संसाधन इस प्रक्रिया में कम हो जाते हैं और परिधीय क्षेत्र विकास की कमी से ग्रस्त रहता है। उदारवादी सिद्धांतों की आलोचना के रूप में निर्भरता सिद्धांत उदारवादी सिद्धांतों की आलोचना के रूप में निर्भरता सिद्धांत एडम स्मिथ जैसे आर्थिक विकास के उदारवादी विचारकों का मानना था कि आर्थिक गतिविधि को सहज होना चाहिए और सभी प्रकार के नियमों से मुक्त होना चाहिए। स्मिथ ने तर्क दिया कि यदि आर्थिक गतिविधियों को नियमों के बिना संचालित करने की अनुमति दी गई तो यह अपने स्वयं के नियमों के अनुसार काम करेगा और समाज में अपार प्रगति लाएगा। तो ये मानना था एडम स्मिथ का, जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। स्मिथ के साथ जीन बैप्टिस्ट साया, लाइसेज फेयर का समर्थन किया है और सरकार के हस्तक्षेप के बिना समाज में अपार समृद्धि और पूर्ण रोजगार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मुक्त कामकाज को स्वाभाविक रूप से लाएगा। तुलनात्मक लाभ के डेविड रिकार्डो के सिद्धांत ने मुक्त व्यापार के लिए एक बौद्धिक पूंजी प्रदान की। रिकार्डो के अनुसार एक देश की स्थिति जैसे जलवायु और अन्य प्राकृतिक और कृत्रिम कारक कुछ वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्रदान करते हैं, जिससे प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है जिनका तुलनात्मक लाभ है, और मुक्त व्यापार के प्रचार के माध्यम से सभी देश कम से कम कीमतों पर वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। जर्मी बेंथम, जो साया और रिकार्डो के समकालीन थे, ने कहा कि लोकप्रिय लोकतंत्र और मुक्त व्यापार सभी मनुष्यों को अपने आनंद को अधिकतम करने और उनके दर्द को कम करने का मौका देगा। बेंथम में तर्क दिया गया है सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। तो ये सभी जो अर्थशास्त्री हैं समाज, तो ये सभी जो हैं ये मुक्त व्यापार चाहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा दे रहे हैं। फ्रांस में राजनीतिक क्रांति और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति और परिणामी जन राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी उपनिवेशों से कच्चे माल का एक विशाल प्रवाह, उपभोक्ता वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन, यूरोप में बाजारों और इसकी कॉलोनियों का तेजी से विकास, दुनिया भर में जबरदस्त भौतिक उन्नति से यूरोप ने उदारवाद को आधुनिक समाज के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित किया। तो इस प्रकार पूंजीवादी मॉडल से या उदारवादी मॉडल से काफ़ी ज़्यादा जो है प्रगति हुई और उसे विकास के एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित किया गया। हालांकि दुनिया भर में औद्योगिक यूरोप और उपनिवेशों में उभरने वाली नई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था समस्याओं से मुक्त नहीं थी, लेकिन ये जो विकास हो रहा था औद्योगिक विकास, उसमें कुछ समस्याएं भी थी। इसने पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच समाज में वर्ग विभाजन पैदा किया। नई स्थिति शोषण के लिए अनुकूल थी और इसने धीरे धीरे और हर सामाजिक मानक में सर्वहारा वर्ग की स्थिति को खराब कर दिया। प्रारंभ में उदारवाद के पैराकारों ने तर्क दिया कि औद्योगिकरण द्वारा बनाई गई समस्याओं को स्वाभाविक रूप से मुक्त बाजार के तर्क से हल किया जाएगा। उन्हें माना कि धन पूंजीपति से सर्वहारा वर्ग तक टपकने ट्रिकल डाउन के प्रभाव से प्रभावित होगा। आखिरकार पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के हितों में सामंजस्य होगा और अंत सभी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निपटारा होगा। इसलिए इस वांछनीय स्थिति को प्राप्त करने के लिए उदारवादी ने अधिक आर्थिक सुधारों और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के लिए तर्क दिया। हालांकि उदारवादियों के दावों के विपरीत बढ़ती असमानताएं बाद में श्रमिक वर्ग आंदोलनों और मार्क्सवाद द्वारा प्रस्तावित कट्टरपंथी विचारधारा का कारण बनी। तो इस प्रकार पूंजीवादियों का मानना था कि जो उदारवाद या पूंजीवादी मॉडल से जो आर्थिक सामाजिक असमानताएं बढ़ रही हैं वो बाद में धीरे धीरे मुक्त बाजार करके समाप्त हो जाएंगी, और जो धन है वो पूंजीपति वर्ग से सर्वहारा वर्ग, मतलब सभी जो पूंजीपति वर्ग चल रहा है, जो वर्ग बच गए उनकी ओर ट्रिकल डाउन व्यवस्था से प्रभावित होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
जो है इनके दोनों के बीच असमानताएं बढ़ती गई। पूंजीपति वर्ग जो है और भी धन समेटता गया और सर्वहारा वर्ग और गरीब होता गया, और इस प्रकार जो है इनमें बाद में जाकर आंदोलन होने लगे, श्रमिक आंदोलन हुए और मार्क्सवाद द्वारा प्रस्तावित कट्टरपंथी विचारधारा का कारण बनी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यूरोपीय उपनिवेशवाद की शताब्दी ने न केवल दुनिया भर में उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया, बल्कि यूरोप ने उपनिवेशों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया था। इसलिए यूरोपीय शक्तियां अपने उपनिवेशों को कच्चे माल के पदार्थ और पूंजी और तैयार माल के भंडार के रूप में डिजाइन कर सकती थी। इसने एक निर्भरता बनाई जो कॉलोनियों के औपचारिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद भी जारी रही। इस प्रकार निर्भरता सिद्धांतकारों ने उदारवादी विचारकों द्वारा तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के दावा का खंडन किया। निर्भरता सिद्धांतकारों के अनुसार तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत एक हानिकारक मिथक है। अब हम पढ़ेंगे आधुनिकीकरण सिद्धांत की आलोचना। आधुनिकीकरण सिद्धांत एक परिप्रेक्ष्य है कि कम विकसित देश आर्थिक विकास तेज करने और अपनी पारंपरिक मूल्यों और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को विकसित देशों की व्यवस्था द्वारा विकास प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिकीकरण सिद्धांत बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण, आर्थिक विकास के उच्च स्तर और उदार लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ विकास की परिभाषा करता है। सबसे प्रसिद्ध आधुनिकीकरण सिद्धांत वोल्ट व्हिटमैन रोस्टो, एक अमेरिकी अर्थशास्त्री और राजनीतिक सिद्धांतकार द्वारा स्थापित किया गया है, जिन्हें 1960 के दशक में लैटिन अमेरिका की ओर अमेरिकी विदेश नीति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। रोस्टर के अनुसार सभी देशों को विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास के 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला चरण है पारंपरिक चरण, जिसमें लोग काम के लिए सदस्यता नहीं लेते हैं, थोड़ा पैसा बचाते हैं। यह मानते हैं कि आर्थिक पिछड़ापन उनके भाग्य का हिस्सा है, इसलिए इस चरण के दौरान लोग अपने जीवन स्तर को बदलने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, ताकि इस स्तर पर बहुत कम सामाजिक परिवर्तन हो। दूसरा चरण है टेक ऑफ चरण। इस चरण के दौरान कम विकसित देश अपने भविष्य को बदलने और पारंपरिक मूल्यों को त्यागने के बारे में सोचते हैं। इन वजहों के कारण लोग पैसे बचाने और निवेश करना शुरू करते हैं, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं और उपलब्धियों को जन्म देती है और आर्थिक विकास इस स्तर पर दिखाई देता है। विकास के तीसरे चरण में प्रवेश करने में सहायता और मदद के रूप में विदेशी सहायता बहुत आवश्यक है। तीसरे चरण के दौरान है देश अपनी प्रौद्योगिकी में सुधार करता है, नए उद्योग स्थापित करता है, तकनीकी परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यह चरण विकसित देशों में पारंपरिक मूल्यों और सामाजिक संस्थानों के परिवर्तन को भी देखता है। चौथे चरण में देश विकास के अंतिम चरण में प्रवेश करता है, जिसमें आर्थिक विकास के उच्च स्तर, उपभोग और जीवन स्तर शामिल होते हैं। निर्भरता सिद्धांतकारों का मानना है कि आधुनिकीकरण सिद्धांत मेरी जाति केंद्रित है और दुनिया के अन्य हिस्सों और उनके अद्वितीय ऐतिहासिक अनुभवों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की उपेक्षा करता है। आधुनिकीकरण के प्रस्तावक पूर्व उपनिवेशों और उपनिवेश की प्रभाव जांच करने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से सदियों से ऐतिहासिक प्रक्रिया का पता लगाने में जो विकासशील देशों के लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा कर रहे थे। निर्भरता सिद्धांतकारों के अनुसार आधुनिकीकरण सिद्धांतकारों ने व्यापार और निवेश के मामले में विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक संबंधों में निहित शोषण की अनदेखी की है। निर्भरता सिद्धांत का तर्क है कि रोस्टो के आधुनिकीकरण सिद्धांत के कारण में सब पर फिर बैठते हैं, धारणा से निकलता और यही परिधीय देशों के विकसितता के वास्तविक कारणों को संबोधित करने में विफल रहता है। हम पढ़ेंगे अविकसितता का विकास। अविकसितता का विकास एक धारणा है जो आंद्रे गोल्डर फ्रैंक द्वारा परिधीय राज्यों की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को कोर पर उनकी निर्भरता के परिणामस्वरूप निरूपित करने के लिए प्रस्तावित है। फ्रैंक के अनुसार अविकसितता अविकसित से मौलिक रूप से भिन्न होने वाली स्थिति है। अविकसित अक्षेत्रीय स्थिति है जिसमें इसके संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा रहा। उदाहरण के लिए पूर्व औपनिवेशिक काल के दौरान एशिया, अमेरिका और अफ्रीका अविकसित थे। उनकी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का उनकी क्षमता अनुरूप पैमाने पर उपयोग नहीं किया गया था। हालांकि औपनिवेशिक काल के दौरान यूरोपीय शक्तियों ने अपने उपनिवेशों के प्राकृतिक संसाधनों को निकाला। परिणामस्वरूप उपनिवेशों के संसाधनों की निकासी हुई, लेकिन इससे उपनिवेशों को कोई लाभ नहीं मिला। हालांकि उपनिवेशों की अर्थव्यवस्थाओं ने उपनिवेशों के संसाधनों की कीमत पर सुधार किया